नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपीटेट वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आ चुका है। पहली बार जो व्यापम है, ईएसबी है, जो भी आप कह लें, एमपीटेट वर्ग 3 में मेंस लेने जा रही है, मतलब चयन परीक्षा लेने जा रही है। तो इसकी पहली प्रारंभिक परीक्षा उन्होंने ले चुकी है, ये चयन परीक्षा है। और सबसे बड़ा सरप्राइज जो उन्होंने दिया है कि इसमें संस्कृत विषय और सीडीपी दोनों को हटा दिया गया। अब मान लो कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसने इंग्लिश को छुआ भी नहीं है, वो बस खाली संस्कृत ही पढ़ा रहा था, संस्कृत अच्छे कर रहा था, सीडी पे अच्छे कर रहा था, उसका क्या होगा? तो ये पता नहीं क्या इनके दिमाग में चलता है, कौन वहाँ पे ये सब प्लान कर रहा है। भाई तुम्हें पता था कि हम इतने सब्जेक्ट पूछेंगे, इन सब्जेक्ट्स को हटाएंगे, तो तुम्हें 3-4 महीने पहले तो पता होगा ना, अब थोड़ी पता चला? बताओ कि आज से नहीं, उन्होंने जिस दिन नोटिफिकेशन दिया है उसी दिन से पेपर चालू बनाना चालू कर दे वो लोग। और मान लो तुम्हें अगस्त में एग्ज़ाम लेना था, और तो मई में तो, जून में तो देते कम से कम उनको समय तो मिलता प्रिपेयर करने के लिए। ये तो मतलब फिर एक यहाँ पर कंपटीशन वाली चीज़ ही नहीं बची हो। व्यक्ति किससे कॉम्पीट करेगा? उसको समय मिलेगा तो कॉम्पीट करेगा। अब जैसे तुमने तो ये बोल दिया भाई कि एक व्यक्ति को तुमने 1000 मीटर की वो दे दी, छूट दे दी रेसेस में। रेसेस के अकॉर्डिंग अगर बात करें कि एक पॉइंट ए पे खड़ा है, एक दूसरा बी पे खड़ा है, ए और बी के बीच की दूरी 1000 मीटर है, दौड़ो ना उनको केवल कितना 1500 मीटर, तो वो तो 500 मीटर ही दौड़ेगा। अब जिस व्यक्ति ने इंग्लिश अच्छी कर रखी है, वो वर्ग तो इंग्लिश से देखे आया है, फिर उसके तो पहले से सही है, उसको संस्कृत पढ़ाना ही नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे करने हैं। और उसका बैकग्राउंड भी मैथ्स था, तो उसका साइंस भी अच्छा है, मैथ्स भी अच्छा है, क्या पढ़ना है उसको? एक सब्जेक्ट पढ़ना है बस, सोशल साइंस। पर अब जो भी है भाई, अब उन्होंने किया है तो करना तो पड़ेगा, क्योंकि ना तो मैं कैपेबल हूँ और ना ही आप लोग में इतनी यूनिटी है कि वहाँ जाके कोर्ट में केस लड़े, फिर सरकार के खिलाफ कुछ बोले। हमारे मध्य प्रदेश के युवा क्या करते हैं? युवा नेता बने फिर रहे हैं, तो यही हाल होगा। तो जब तक कि कोई ऐसा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति इस फील्ड में नहीं आता कि जो आप लोगों की आवाज़ उठाए, तब तक तो आप लोगों को भी चलना है, टीचर्स को भी चलना है। ठीक है, तो फिर भी अब स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी भाई, कैसे करें कैसे नहीं करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मैथ्स कमज़ोर है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका इंग्लिश कमज़ोर है। तो मैं बाकी सब्जेक्ट की बात नहीं करूँगा, बस गणित की करूँगा। और मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम है इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, बाकी मैं वो बाकी स्टेट वाले एग्ज़ाम्स पे वीडियो बनाता भी नहीं हूँ। आपने देखा होगा, अगर मेरे चैनल पे आप गए हो तो एसएससी और बैंक, रेलवे वगैरह को छोड़ के मैं बनाता भी नहीं हूँ। सेंट्रल से भी मैं बहुत डिसअपॉइंटेड रहता हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है। मध्य प्रदेश की सरकार से तो मैं बहुत, लेकिन डिसअपॉइंट होके क्या कर लोगे? वोट नहीं देना, मत देना, क्या फ़र्क पड़ता है भाई एक वोट से? बाकी लोग तो है ना हमारे अंधभक्त, सही है कि नहीं? देखो बेटा, बात ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम कर रही और सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, उससे मतलब नहीं, आप कुछ भी करो। लेकिन मेन चीज़ ये है कि कुछ ज़रूरी निर्णय हैं, उन्हें लेना पड़ेगा। आप स्वास्थ्य और शिक्षा को इग्नोर नहीं कर सकते, पहली प्रायोरिटी शिक्षा होनी चाहिए। और इतनी, ये क्या कर रहे हो यार? मतलब आप जुलाई में नोटिफिकेशन देके कह रहे हो कि 31 अगस्त को हम एग्ज़ाम लेंगे, आपने जो भी पढ़ा वो सब बेकार है, हम जो कह रहे हो वो पढ़ो। क्या कर लोगे आप? पढ़ा के कर भी क्या लोगे? वो व्यक्ति चला गया, वो दे के आ गया। अगर मान लो सभी एक लेवल पे भी है, तो आप ये तो नहीं, उसमें आपने ये तो बोला नहीं कि नहीं नहीं इसमें 60% 70% लाना है। कट ऑफ से डिसाइड करोगे ना व्यक्तियों को। जितनी आपने वैकेंसी निकाली है उतने ही लोगों को आपको लेना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, चाहे उनके 10 नंबर आए 20 नंबर आए। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मतलब क्या है ऐसे सिलेबस बनाने से? मुझे तो ये समझ में नहीं आया। फिर भी चलो, बुरे मन के साथ ही लेकिन स्टडी तैयार करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप सभी को ये सब पता होगा, एग्ज़ाम का दिन है 31 अगस्त, रविवार से प्रारंभ होगी। और इसकी फ़ीस वगैरह जो भी फॉर्म वगैरह भरना शुरू हो गए हैं, ठीक है। और 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लेने का बोल रहे हैं, 4 शिफ्ट में ना, 4 दिन हो जाएगा, प्रथम द्वितीय पाली, नहीं 2 ही शिफ्ट है खाली। 31 अगस्त से प्रारंभ हो जाएगी। और बाकी आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। जो परीक्षा का पैटर्न इन्होंने निर्धारित किया ये है कि यहाँ पर हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, गणित आएगा, विज्ञान आएगा, सामाजिक विज्ञान आएगा। 15 नंबर की हिंदी है, 15 नंबर की इंग्लिश है, मैथ्स है भाई 20 नंबर का, विज्ञान है 30 नंबर का, और सामाजिक विज्ञान है 20 नंबर का, ठीक है। तो ये इनका पैटर्न रहेगा। तो मतलब अगर इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम भी है तो इसमें आप मेरे हिसाब से 7 से 8 नंबर भी टारगेट करो तो भी कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 100% कट ऑफ चली जाएगी, नहीं जाएगी। तो बाकी इसके चक्कर में, इंग्लिश के चक्कर में आप बाकी चीज़ों पे ध्यान देना मत छोड़ देना, अगर आपकी ज़्यादा ही वीक है तो।
ज़्यादा वीक होने का मतलब क्या है कि भाई आपको ये भी नहीं पता कि ए फॉर एप्पल ये तो पता होगा, लेकिन थोड़ा सा इससे आगे लेवल का जो रहता है ना कि मॉडरेट भी नहीं है भाई, हम बहुत वीक है, बहुत वीक का मतलब बहुत ही वीक है। तो आप यहाँ से 7 से 8 नंबर ट्राई कर सकते हो किसी अच्छे टीचर का कोर्स लेके। एक टीचर है राजस्थान के, लेट्स लर्न विद अजय सर, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा उनके व्हाट्सएप ग्रुप की, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो, बहुत शानदार चीज़ है। उनका बैच वगैरह ले सकते हो। और शायद FLT भी बहुत शानदार है, मैंने उनकी देखी थी। एक अभी एक फ्री टेस्ट हुआ था, तो मैंने चेक भी कर रहा था कि कौन बढ़िया है, कि अगर वीडियो बनाना है तो सजेस्ट करने के लिए, तो मुझे वो अच्छे लगे, तो वहाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये है कि सभी सब्जेक्ट्स के कोर्स पेड कोर्सेज से पढ़ना उचित नहीं। बाकी अभी मैं बताऊंगा क्या करना क्या नहीं करना मैथ्स के लिए। तो और रही बात सामाजिक विज्ञान की, तो इसमें तो किसी को कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि कोर्स खरीदोगे वो क्या बताएगा आपको, फैक्ट ही बताएगा, याद तो आपको करना है। GS का मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने 1 घंटे की वीडियो देखी है तो उसके लिए मान के चलो आपको 3 घंटे वेस्ट होंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है तो आपको उसको रटने में भी समय लगेगा। सामाजिक विज्ञान क्या है, आप उसमें क्या समझोगे भाई, आर्टिकल 14 है तो है, क्या समझोगे उसमें, वो तो आपको पढ़ना ही है ना। तो लूसेंट उठाओ बढ़िया, या फिर NCERT सार उठाओ, सबसे बढ़िया है NCERT, तो NCERT सार उठा लो इसके लिए। तो विज्ञान में आप देख सकते हो, देखो पर्यावरण तो आपने पढ़ा होगा, तो पर्यावरण में भी थोड़ा सा बायोलॉजी कनेक्ट तो रहता ही है, इतना नहीं रहता मानते, लेकिन 1-2 यूनिट तो रहती ही होगी। और मेन फिजिक्स केमिस्ट्री का है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री देख लेना, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री देख लेना। सबसे मेन चीज़ क्या है, आपको सिलेबस पढ़ना है उनकी यूनिट वाइज क्या क्या दिया है, ठीक है, उसके बाद ही कोई कदम उठाना भाई। और मेन चीज़ क्या है, मैथ्स है, मैथ्स का तो मैं बता ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश का मैंने बता दिया है, और हिंदी तो आपने पढ़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। तो ये भाई मैथ्स का लंबा चौड़ा सिलेबस है अपना। यूनिट 7 नंबर सिस्टम की दी हुई, पूरा का पूरा नंबर से रिलेटेड चीज़ आ जाएगी। साथ ही इसमें रेशो भी इन्होंने दे दिया, पूरा का पूरा नंबर, चाहे वो प्राइम फैक्टराइजेशन हो, सारा डिविजिबिलिटी रूल वगैरह, ये मुझे लगता है पढ़ा भी होगा आपने, और मतलब प्रीलिम्स के समय पढ़ा होगा नंबर सिस्टम। तो वही चीज़ें हैं नंबर सिस्टम में, तो और कुछ नहीं है, मेजरमेंट वगैरह सब यहाँ आ जाएगी। उसके बाद एक रेशो प्रोपोर्शन इन्होंने ऐड किया है। एक चीज़ ये है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो इसमें 3 टॉपिक हो चुके हैं अभी तक। उसके बाद आगे क्या है इसमें, इसी में शायद अलजेब्रा भी था ना, इसी में अलजेब्रा था शायद, ठीक है। यूनिट 8 में है ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, सबसे बड़ा और सबसे लंबा, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी इसी टॉपिक से आ सकते हैं, ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो इसको कवर आप NCERT से ही करो, वरना मतलब नहीं है, क्योंकि थ्योरम्स को रटने में और थ्योरम्स को अप्लाई करने में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो वही थ्योरम्स जो उन्होंने दी हुई है वही पूछेंगे, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया भाई, आपका सब कुछ आ जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। यूनिट 9 में आपका मेंसुरेशन है, और उसमें 2D और 3D दोनों आ जाएगा। और यूनिट 10 में स्टेटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, और ट्रिग्नोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस है। इसमें 4 टॉपिक है, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो कैसे क्या करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो आपको क्या समझना है कि टेट का पढ़ना है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नहीं, क्योंकि टेट का पैटर्न, और अगर मान लो चलो मैं SSC से भी कंपैरिजन करूँ, तो टेट और SSC के क्वेश्चंस में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। क्यों, क्योंकि टेट वाले अगर उनमें थोड़ी सी बुद्धि बची होगी, मुझे लगता बची, अगर वो पूछेंगे तो वो इस हिसाब से पूछेंगे कि आपको दूसरे व्यक्ति को समझाना है। और SSC वाले क्यों पूछते हैं, क्योंकि उनको चाहिए शॉर्ट ट्रिक्स, कि इनका दिमाग कितनी जल्दी वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर मैं SSC और टेट के लिए 2 स्टूडेंट खड़ा है मेरे सामने, तो मैं उसमें SSC वाले में क्या क्वालिटी देखूंगा, ये कितनी फास्ट चीज़ें कर सकता है, मैं देखूंगा शॉर्ट ट्रिक इसको कितनी पता है, कितनी नहीं पता है, कितनी जल्दी इसका दिमाग वर्क करता है। जब टेट वाले व्यक्ति के पास मैं जाऊंगा तो क्या देखूंगा कि कितनी जल्दी या कितने धीरे कर रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे इससे मतलब है कि कितनी आसानी से चीज़ों को समझा सकता है, कितनी आसानी से चीज़ों को लिंक कर सकता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है टेट वाले। तो इसमें मत फंसना भाई, कंटेंट में मेन चीज़ कंटेंट ही है। तो कंटेंट आपको ध्यान रखना है कि कहीं आपको वो तो नहीं पकड़ा रहे, रेलवे का, SSC का, व्यापम का। टेट वाला होना चाहिए मेन NCERT बेस्ड। और जो जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जैसे मान लो CTET का एग्जाम हुआ है, EVS का हुआ है, EMRS का हुआ है, तो अभी वर्ग 2 का भी एग्जाम हुआ, तो उसमें आपने देखा था कि जो सिलेबस उन्होंने दिया है उसका आउट ऑफ सिलेबस पूछा है। उसका कारण क्या था पता नहीं, वो जाने। अब कैसे बता सकते भाई सामने वाले की मंशा क्या है। अब तुम पढ़ रहे हो कि तुम्हारे मामा जी का नाम क्या है, उस व्यक्ति ने पूछ लिया मेरे मामा जी का नाम, कैसे बताएं भाई, पागल हो गया क्या। कुछ भी करते हैं लोग, कुछ भी। लेकिन फिर भी हमें एक लेवल ऊपर ही चलना पड़ेगा। ये PRT का एग्जाम है, तो हमें TGT लेवल पढ़ना पड़ेगा।
ये बात आप क्लियर करके चलो, ठीक है। तो पैटर्न अलग होता है इनका, लेवल अलग होता है और पर्पस भी अलग होता है, जैसे कि मैंने अभी समझाया, इसलिए पढ़ाई भी अलग तरह से करनी होगी, ठीक है। आगे चीज ये है कि तैयारी के भाई 3 लेवल है, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ। 3 लेवल कौन सा है, 3 लेयर क्या क्या हो सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे पहला तो ये है कि आपको कॉन्सेप्ट लर्न करना है। क्या करना है, कॉन्सेप्ट लर्न करना है। दूसरी चीज है उसे अप्लाई करना है प्रैक्टिस के माध्यम से, अप्लाई करना है प्रैक्टिस के माध्यम से। और अंत में जब आता है वो आता है मॉक टेस्ट। क्या आता है, मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट का सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट मैथ्स में है और इंग्लिश में प्लस साइंस। ये तीनों अभी आपके एग्जाम के अनुसार मुझे तीनों सबसे ज़्यादा लग रहे हैं कि भाई मैथ्स, इंग्लिश और जो साइंस है इनमें आपको मॉक टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी सब्जेक्ट तो ऐसे हैं कि भाई मान लो आपने संविधान पढ़ा, तो संविधान में किसी दिन संविधान के स्रोत आ गए, अगले दिन फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आ गया, तो किसी व्यक्ति ने हो सकता है फंडामेंटल राइट का कुछ क्वेश्चन छूट जाए और हो सकता है संविधान का स्रोत याद ना रहे, तो ऐसा हो सकता है। बाकी मैथ्स में तो ऐसा है कि भाई कंसेप्ट आया तो आपको ध्यान रहना ही चाहिए। 5 तो कितने, 7 8 9 10 4 यूनिट है भाई, कितने टॉपिक होंगे, मुश्किल मुश्किल से 10 टॉपिक है, तो ख़त्म करो उसे 8-10 तारीख तक, उसके बाद खाली प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट, ठीक है। तो ये आपके पास में 3 लेयर हो गए आपके। पहले लेयर पे चलते हैं। देखो मेन चीज़ क्या है, एनसीईआरटी ही है। मेन चीज़ क्या है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को बेस बनाओ और इसी पे बेस्ड जो क्वेश्चन है टीजीटी लेवल के, टीजीटी लेवल कवर करके चलना है, चाहे वो एएमआरएस हो गया, केवीएस हो गया, चाहे सीटेट हो गया, या फिर अपनी एमपी के कोई एग्जाम हो गई। अब जैसे वर्ग 2 में भी ज्योमेट्री वगैरह आती है तो उनके क्वेश्चंस हो गए, तो इनका कंपाइलेशन आपको रखना है और उन्हीं से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल ध्यान रखना है, क्वेश्चन का पैटर्न ध्यान रखना है, कहाँ से पढ़ रहे हो ये ध्यान रखना है, ठीक है। आ रही बात समझ में, एनसीईआरटी ही मेन आधार आपका होना चाहिए। मेन चीज़ क्या है कि कैसे पढ़ना है, एक मैंने बस खाली एक चार्ट बनाया है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान मत दो, मैं समझा देता हूँ क्या है। जैसे मान लो आपने नंबर सिस्टम उठाया, प्लेस वैल्यू उठाया, तो एनसीईआरटी से इसे कवर किया, कंसेप्ट पढ़ा और उसके क्वेश्चन लगा लिए। यहाँ पर एक एग्जांपल है 30 क्वेश्चन पर डे। ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चंस लगा रहे हो सकता है आपके बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे हों और आपका खाली मैथ्स और 5 सब्जेक्ट आपको दिए हैं, तो उनमें से कम 2 से 3 सब्जेक्ट आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि मिनिमम समय में आप उनको अच्छा रिवाइज कर सको और अच्छा मार्क्स ला सको। दूसरी चीज़ ये है कि फिर आपको बचा हुआ समय उन सब्जेक्ट्स पे देना है जो थोड़े से वीक है, और फिर आपको डिसाइड करना, जैसे मान लो अगर आपका मैथ्स बढ़िया है तो आप 30 क्वेश्चन पर डे भी करोगे तो भी आपका काम बन जाएगा, लेकिन मैथ्स ही वीक है तो आपको कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन पर डे करना पड़ेगा, कंसेप्ट रीड करना पड़ेगा, उसकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, सारी चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें हैं और मैं आपको लास्ट में बहुत अच्छा सरप्राइज भी दूंगा। तैयारी की शुरुआत एनसीईआरटी से करो, वो भी क्लास 4th से 10th तक। 10th में ही अपना आइडेंटिस्टर ट्रिग्नोमेट्री है। मैथ्स की किताबों से, किसी और किताब से नहीं, इन किताबों में ही वो सोच छुपी है जो प्राथमिक शिक्षा को चाहिए, ठीक है, टीईटी वालों को। अब उनको चाहिए कि नहीं चाहिए वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मुझे लगता है पेपर तो वो ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे टीजीटी लेवल पे जाएंगे। बाकी अगर पेपर अनएक्सपेक्टेड भी आ रहा है तो वो केवल आपके लिए नहीं आ रहा है, बाकी लोगों के लिए भी आएगा, ठीक है। चलते हैं अपन आगे। आगे क्या है, आगे है हर चैप्टर पढ़ते समय ये मत सोचो कि तुम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सोचो कि तुम किसी बच्चे को पढ़ाने वाले। मतलब इसका मतलब क्या है कि भाई अगर मान लो कुछ कंसेप्ट आपने पढ़ा, ज्योमेट्री में पढ़ा आपने, मान लो ज्योमेट्री में, तो ज्योमेट्री में आपने ये पढ़ लिया कि यहाँ पर जो है भाई साइन थीटा की वैल्यू, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री में आपने ये पढ़ लिया कि यहाँ पर साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये चीज़ हो गई रटने वाली। लेकिन अगर मैंने यहीं पर थीटा ये कर दिया तो आपने क्या पढ़ा भाई, ये वाली चीज़ जो खड़ा हुआ डंडा है ये परपेंडिकुलर होता है, तो आप अभी यहीं गलत हो जाओगे, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस तो चेंज होते रहते हैं। परपेंडिकुलर और बेस क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाना पड़ेगा और समझ के पढ़ना होगा, ठीक है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं। उसके बाद टॉपिक वहीं करो जो सिलेबस में लिखा है, लेकिन सवाल वहीं करो जो टेट पैटर्न में। टेट पैटर्न अभी मैंने बताया कि एसएससी, रेलवे, एसबी और बैंकिंग स्टाइल के नहीं करने, अपने को टेट लेवल वाले ही करने हैं, इसलिए टेट की जो एग्जाम्स है उनके पीवाई क्यों लगाओ। उसके बाद क्या है, फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड का मतलब क्या है कि मान लो ये ज्योमेट्री आपने टॉपिक पढ़ लिया पूरा, किसी से ज्योमेट्री टॉपिक पूरा पढ़ लिया, और यहाँ पर आप क्या कर लो कि इसके दिखेगा नहीं दिखेगा, कलर चेंज करना भाई, रुकना। मान लो ज्योमेट्री आपने पढ़ा और ज्योमेट्री में आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े, तो फॉर्मूले को यहाँ पर शॉर्टकट में लिखो विदाउट एग्जाम्पल। जैसे मान लो आपने साइन रूल पढ़ा तो साइन रूल लिख दिया यहाँ पर
कि साइन रूल क्या होता है, ए बटे साइन ए होता है, बी बराबर साइन बी होता है। यहाँ पर टिग्नोमेट्री में कुछ फार्मूला लिख लिया भाई कि अगर मान लो ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री है तो 1 + 10 इंटू 1 + 10 भी बराबर 2 हो जाएगा। पर एलजेब्रा के लिख लिया आपने, एलजेब्रा के फॉर्मूले लिख दिए, परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन लिख दिया, जैसे 10% की वैल्यू का। तो ये आप कम से कम 4 से 5 पेजों में इन सब चीज़ों को समेट सकते हो जो भी आपका सिलेबस है उनको, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल भी दिखा दूंगा कि कैसे इनके फ्लैश कार्ड्स या शॉर्ट नोट्स बनाने, ठीक है। टॉपिक वाइज बनाने हैं और विदाउट एग्जांपल बनाने हैं। जो चीज़ें आपको याद रखनी है बस खाली उसमें वही रखना है, और डेली आपको मात्र 15 मिनट में फिर आपको पूरा मैथ्स का सिलेबस वहाँ पर खत्म हो जाए, मात्र 15 से 20 मिनट में, इतना कम सिलेबस, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉन्फिडेंस से ज़्यादा जरूरी क्या है, डायरेक्शन। 40 दिन में वो स्टूडेंट जीतेगा जो कंसेप्ट पकड़ेगा, ना कि वो जो कैलकुलेशन में तेज होगा। इसका मतलब सीधा से ये है भाई कि आप उन चीज़ों के पीछे मत भागो, उन चीज़ों के पीछे मत भागो जो आपको बता रहे हैं कि नहीं आपको मैथ्स में जो है 20 क्वेश्चन करने हैं मात्र 5 मिनट में, मात्र 5 मिनट। और क्वेश्चन कौन से हैं, एसएससी के हैं, बाकी अदर एग्जाम्स। टेट का कोई आपको पीवाईक्यू नहीं दिखेगा। आप पूरा यूट्यूब छान लो, मान लो कोई व्यक्ति बता रहा हो कि नहीं नहीं ये इस वाले एग्जाम में आया, इस वाले एग्जाम में आया, कोई नहीं लगाएगा रेफरेंस, कोई मेहनत ही नहीं करना चाहते, आपको भी नहीं पता। तो मेन चीज़ यही है, आपको क्या करना है, सेम चीज़ जो मैं अभी 17 बार बोल चुका हूँ, 18वीं बार बोलने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है आपके दिमाग में चले जाए। टेट के पीवाईक्यू लगाने हैं, 40 दिन में वो करना है भाई जो सिलेक्शन दिलाए, ठीक है। समझ गए मेरी बात। आगे चलते हैं, लेयर 2। अब टॉपिक्स वगैरह सब पढ़ लिए तो कहाँ प्रैक्टिस करनी है, मेन चीज़ क्या है, प्रैक्टिस है। ये सब क्या है, प्रैक्टिस करनी है कहाँ से, एक तो टेट के पीवाईक्यू, दूसरी चीज़ क्या होगा अपनी एनसीईआरटी, बस इन्हीं को बेस बनाना है, ठीक है। एनसीईआरटी, ठीक है। जैसे अपने को फोकस कैसे करना है, एरर एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन। एरर एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन क्या हुआ, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, जैसे मैंने आपसे ये कहा कि जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो सकता है आपने कुछ और फॉर्मूला लगा दिया, उसमें कुछ और फॉर्मूला और आपका आंसर गलत हो गया। तो उसको जब एनालाइज कर रहे हो तो क्यों वो गलत हुआ, क्या आपने गलत किया, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अप्रोच, ये वाली चीज़ हो गई कि कैसे समझाए। आप जब पढ़ोगे उसे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे कैसे पढ़ना है, कैसे समझाते हुए चलना है। ये तो पेडागोजी तो वाली चीज़ तो आई नहीं रही, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रायंगल वगैरह सर्कल वगैरह खुद से बनाओ, और खुद से बनाने ऐसा नहीं है कि भाई सामने वाले ने आपको फार्मूला बता दिया, रट लिया कि जो सर्कल का एरिया है वो पाया स्क्वायर होता है, लेकिन जब फिर उसमें टेंजेंट और सिकेंट खींच रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा है। तो डायग्राम अपने को खुद से फ्रेम करते सीखना है, और उन्हीं पे बेस्ड कि हाँ बस अब कौन सी टेंजेंट वाली कौन सी थ्योरम लग रही है, सेकेंड वाली कौन सी लग रही है, यहाँ पर ट्राइंगल में ये है तो राइट एंगल मैं इसमें क्या खींच सकता हूँ भाई। जैसे हो सकता है कि आपने जैसे अधिक कोण त्रिभुज है, तो अधिक कोण त्रिभुज में आप हो सकता है वही थ्योरम लगा रही हो, हेरोन्स फार्मूला वगैरह लगा रहे हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मैं उसमें परपेंडिकुलर खींच के 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला लगा दूँ, ये भी तो कर सकता हूँ। तो ये वाली चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी, ठीक है। एनसीईआरटी वाली चीज़ वही मैं बोल रहा हूँ, और परिधि मतलब ये वाला अभी चीज़ मैंने बताया कि भाई जो फार्मूला है ये आपको कैसे यूज़ करना है, ये वाली चीज़ें सब आपको सीखनी पड़ेगी धीरे धीरे करके। दूसरी चीज़ है रिवीजन, प्रैक्टिस और मॉक, ये आपकी लास्ट लेयर है, और मॉक वगैरह लगाने हैं इस प्रकार से। मॉक टेस्ट के लिए मैंने बताया यार कि उनका आप कर सकते हो, लेट्स लर्न विद अजय सर, आप देख लो उनका, बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ क्या है भाई, फाइनल सजेशन मेरी तरफ से क्या है कि यूट्यूब पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, 1-2 चैनल चुन लो और उन्हीं को फॉलो करो। बहुत सारे सोर्सेज कन्फ्यूजन देंगे और क्लैरिटी नहीं देंगे, 1-2 सोर्स ही चुनना है जो कि जेन्युइन है, आपको लगता है कि हाँ। और अगर आपने पेड कोर्स ले रखा है तो यूट्यूब पर भटकने की ज़रूरत भी नहीं, मैं ही करूँ, यूट्यूब पर भटकने की ज़रूरत नहीं कि ये व्यक्ति क्या करवा रहा क्या नहीं करवा रहा। आपने उस पर जिस भी पेड कोर्स को आपने लिया है उस पर विश्वास जताइए, क्योंकि आपने विश्वास करके ही उस पर लिया है, तो शानदार तरीके से वहीं से पढ़िए, यूट्यूब वगैरह पे ज़्यादा भरोसा मत करिए। उसके बाद अगला है सोशल मीडिया, 40 दिन के लिए भाई संन्यास ले लो, डिजिटल तपस्या। मैडम को बोल दो नहीं अभी रुक जाओ, अगर शादी करनी है जब तक देव सो रहे हैं
तब तक मैं टीचर बन जाऊंगा। 31 अगस्त को फैसला आ जाएगा हाईकमान का। वरना बताओ तुम्हें इस 1.5 महीने में बात करनी है पूरी जीवन भर, अभी लड़ना है बाद में भी लड़ना है, ये सब सवाल पूछो शानदार, ठीक है। और अगर उसने आपकी काबिलियत पे शक उठाया कि नहीं 1.5 महीने में क्या ही कर लोगे, तो फिर हो सकता है भरोसा थोड़ा कच्चा हो। ये भी कह सकते हो कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल देंगे रास्ता हो जाएगा, ठीक है। तो सोशल मीडिया बिल्कुल ही ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब क्या है? अनइंस्टॉल कर दो। अनइंस्टॉल स्पेलिंग बताओ, नहीं, ठीक है। अनइंस्टॉल होना चाहिए, बिल्कुल ज़ीरो कन्वर्सेशन। घर वालों से भी बस काम की बातें, पैसे ख़त्म हो गए डाल दो, बस, ठीक है। और मेन चीज़ वो कि जो व्यक्ति ये 9-9 10-10 बजे खाना खा के फैल जाते हैं ना, भाई थोड़ा कम करो। दिन में खा लो, दिन में भी दोपहर में थोड़ा कम करोगे ताकि नींद आए। हल्का लो, हल्का बिल्कुल। 40 दिन में मर नहीं जाओगे, नहीं कम सोओगे, कम खाओगे, मोबाइल नहीं चलाओगे, उनसे बात नहीं करोगे, ऑक्सीजन नहीं देती हूँ। अगला क्या है? हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। 15 मिनट वॉक, जैसे क्या है कि हम रात को 2-2 बजे सो रहे हैं और सुबह उठ रहे हैं शानदार, और बस कुछ नहीं, 9 बजे उठे भाई, और उसके बाद चल दिए, फ़ोन वोन चलाए, बात बात की, उसके बाद लाइब्रेरी वगैरह या फिर पढ़ने लग गए, बैठ गए। तो थोड़ा सा वॉक वगैरह पे ध्यान को दो, थोड़ा योगा करो, और अगर थोड़े से स्पिरिचुअल टाइप के हो तो थोड़ा सा मेडिटेशन और किसी भी अपने आराध्य वगैरह का मंत्र वगैरह चैंट करो, ताकि थोड़ा सा मन शांत रहे, ठीक है। उसके बाद क्या है? रिजल्ट मत, हाँ मेन चीज़ तो यही है कि अपने को प्रोसेस फॉलो करना है। अंत में क्या हो रहा है हमें नहीं जानना। जब अर्जुन ने भगवान से कहा कि जब अंत में ये सब चीज़ें होनी ही तो अपन क्यों करें, अपन पाप क्यों करेंगे, मैं क्यों करूँ, वो मुझसे ये सब क्यों हो रहा है। भाई प्रोसेस फॉलो करो। तुम्हें जो डायरेक्शन दी जा रही है, जिस समय तुम्हें उचित लग रहा है, जिस समय तुम्हें ये लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे करना चाहिए, मैंने अपना ये लक्ष्य उठाया है, तो जो लक्ष्य तुमने उठाया है तो उसकी आने वाली मुश्किलों को भी तुम्हें ही झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ वर्ग 3 अब तुमने झेली है, तुमने उठाई है, तुमने ये लक्ष्य चुना था, तो इसमें जो भी मुश्किलें आ रही है आपको ही उठानी है। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा, कोई दूसरा व्यक्ति सांत्वना देने नहीं आएगा। आपकी ये कंडीशन हो सकती है कि आप अपने मम्मी पापा को तक नहीं बता सकते कि भाई मैंने, मेरा पेडागोजी सही, मेरा CDP सही था, मेरा संस्कृत सही था, लेकिन उन्होंने ऐसा सिलेबस चेंज कर दिया। नहीं बता सकते, किसको बताओगे? और बताओगे भी तो क्या होगा, नहीं होगा कुछ। तो अंत में बस खाली यही है कि पढ़ना है, प्रोसेस फॉलो करनी है, और अंत में जो होगा वो ईश्वर की इच्छा है। बस खाली हमें ये है कि पढ़ना है, अभी जो हमारे सामने है वर्तमान में जीना है। वर्तमान में आप केवल पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, फिर आगे भविष्य में एग्ज़ाम दे सकते हो तो एग्ज़ाम, वो वर्तमान बन जाएगा। अब फिर उसी को भविष्य में बना लेना कि नहीं मेरा वर्ग 3 में नहीं हुआ, इस वजह से नहीं हुआ, एक्सक्यूजेस। आपको भाई ये चीज़ दे दी आपने, आपके लिए कुछ अच्छा बना होगा। सक्सेस और सफलता का पैमाना जो है वो हमने डिसाइड किया। ये एग्ज़ाम है, टीचिंग वगैरह किसने बनाई? इंसान ने बनाई, भगवान ने बनाया क्या? भगवान ने कुछ पैमाना फिक्स किया है कि नहीं आप सफल तभी होगे जब आप IIT होगे, आप वर्ग 1 के शिक्षक होगे, आप वर्ग 3 के शिक्षक होगे, आप सरकारी नौकरी में होगे, तभी आप सफल होगे। सफलता का पैमाना है बस खाली हमें शांति और खुशी से तय करना चाहिए, किसी एग्ज़ाम से, किसी पैसे से, किसी गाड़ी से, किसी बंगले से नहीं। अभी बस खाली ये चीज़ें हम मटेरियल, जो भी अपन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है तो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। हमें इस चीज़ के लिए, यहाँ जीने के लिए पैसे चाहिए। वे खाएंगे कैसे? मर जाएंगे भूखे, कल से हमारे बच्चे भी होंगे, उनको कैसे सही शिक्षा वगैरह देंगे, सही जीवन देंगे, क्योंकि आ तो डेफिनेटली हमारी वजह से रहे। तो हम अगर किसी को इनवाइट कर रहे हैं, उसको खाना वगैरह प्रॉपर चीज़ें नहीं देंगे तो क्या होगा? तो वो चीज़ें मैं आपकी मानता हूँ। तो इसलिए हमें इसलिए करना है, किसी को दिखाने के लिए सफल वगैरह, सफल असफलता नहीं। सफलता का पैमाना खुद से डिसाइड करो, किसी दूसरे से नहीं, ठीक है भाई। तो प्रेशर लेके पढ़ोगे तो फिर कुछ नहीं होना है। रिलैक्स होके, कामली होके पढ़ो। काम होना है बिल्कुल, काम, क्लेम नहीं, काम, CALM, सही है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू वाली स्लाइड थी भाई, वो भी बता देता हूँ मैं। थैंक्स, ठीक है, थैंक्स। और अगर वीडियो सही लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अंत में मैंने बीच में नहीं बताया, मैथ्स के लिए मैं कुछ शुरू करने का प्लान कर रहा हूँ, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं।
आपके लिए सही रहेगा। और अगर आप मेरे पढ़ाने की टेक्निक्स देखने चाहते हैं तो जो वीडियो डले हैं उनको देख लो एज अ डेमो, ठीक है। अभी आज मैं संडे को अपलोड कर रहा हूँ, तो हो सकता है मंडे से या फिर वेडनेसडे से ट्यूसडे को मैं वीडियो अपलोड नहीं करता किसी भी नई चीज़ का, ठीक है। ये मेरे अपने बिलीफ्स हैं, वो सब गलत है मुझे पता है लेकिन नहीं करता मैं मंडे को या फिर वेडनेसडे को। और समय से सिलेबस करने की कोशिश करेंगे, 10 अगस्त से पहले पूरा ख़त्म कर देंगे। एनसीईआरटी बेस्ड होगा पूरा का पूरा, टीईटी के जो पीवाईक्यूएस वो आपको देखने को मिलेंगे। और शानदार तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, आप समझने की कोशिश करेंगे। और मैं समझा रहा हूँ इसका मतलब है कि आपको समझ आएगा ही आएगा, इस बात की गारंटी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।